नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 6 से लेके 15 तक। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आईपीसी की धारा 1 से लेके 5 तक डिस्कस किया था और उसमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी कवर किए थे। दोस्तों अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे वीडियो आपको समझ में आए। तो बिना देर किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आईपीसी के फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था जो कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक दिया गया था, और आज की इस वीडियो में हम आईपीसी की धारा 6 से लेके 15 तक डिस्कस करेंगे जो कि आईपीसी के सेकंड चैप्टर में बताया गया है। आईपीसी का सेकंड चैप्टर धारा 6 से लेके 52A तक परिभाषित किया गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया है और ताकि आपको समझने में आसानी हो। बात करें आईपीसी की धारा 6 की तो इसमें बताया गया है कि संहिता में परिभाषाओं को, प्रावधानों को तथा उदाहरणों को अपवादों के अधीन समझा जाएगा, यानी कि समझा जाना। अर्थात इस संहिता में सर्वोच्च अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। इसे हम आसान शब्दों में पहले समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 6 में बताया गया है कि इस चैप्टर के अपवाद यानी कि इस अध्याय के अपवाद आईपीसी की सभी परिभाषाओं, सभी प्रावधानों तथा सभी उदाहरणों के साथ समझा जाएगा। सभी परिभाषाओं, उदाहरणों और प्रावधानों में यह अपवाद बार बार बताया नहीं जाएगा। अर्थात जो भी आगे मतलब कि जो भी धाराएं होंगी उसमें यह बार बार यह अपवाद दोहराया नहीं जाएगा तथा इसके सभी परिभाषाओं, प्रावधानों में इस अपवाद को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। 7 साल से कम अगर आयु का कोई बच्चा किसी की हत्या कर देता है तो वह दोषी नहीं माना जाएगा और उसे दंडित भी नहीं किया जाएगा। यह अपवाद के अंतर्गत आता है। यह जो अपवाद है यह सभी धाराओं में लागू होगा, यानी कि यह जो आयु का नियम मतलब कि जो कानून बनाया गया है यह सभी धाराओं में लागू होगा। और चाहे जब भी कोई भी धाराएं अगर पढ़ी जाएंगी तो इस अपवाद को साथ में लेकर पढ़ा जाएगा, यानी कि उसमें चाहे लिखा गया हो या ना लिखा गया हो यह अपवाद तो भी इसे साथ में जोड़ा जाएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक बताया था तो उसमें ऐसी अपवादें नहीं बताई गई थी कि अगर कोई 7 साल का बच्चा कोई क्राइम करता है तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें धारा 6 में यह बताया गया है कि यदि कोई ऐसा लड़का यानी कि 7 साल से कम आयु का कोई बच्चा कोई अपराध करता है या किसी की हत्या करता है तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। आगे जो भी धाराएं आएंगी उसके साथ इसे लेके चलना पड़ेगा, आपको यह अपवाद मानना पड़ेगा। चाहे लिखा गया हो चाहे ना लिखा गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसमें ऐड करके यानी कि उसमें जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही यह भी बता दें कि अगर कोई 7 साल से कम बच्चा है यानी कि 7 साल से कम आयु का बच्चा है और यदि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है और पुलिस बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर लेता है, उसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो उसे पुलिस वाले को दोषी नहीं ठहराया जाएगा और ना ही उसे सजा दी जाएगी, क्योंकि यह करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है और इसके अंतर्गत यह अपवाद माना जाएगा। बात करें आईपीसी की धारा 7 की तो इसमें बताया गया है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव अर्थात हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। इस धारा का अर्थ यह है कि यदि यहाँ पर वाक्यांश का अंश जिसका भी स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में कहीं पर भी किया गया है, ये पूरी दंड संहिता में इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुसार ही प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 8 की, जिसमें बताया गया है जेंडर यानी कि लिंग। इसमें बताया गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं
वो हर व्यक्ति पर लागू होंगे, चाहे वह नर हो या नारी। अर्थात आईपीसी की धारा 8 में यह बताया गया है कि यदि कोई धारा यानी कि कोई सेक्शन में यच ही का प्रयोग किया गया है, ही शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह समझा जाएगा कि वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की बात की जा रही है, क्योंकि जेंडर असमानता को नहीं दर्शाता। ही में महिला और पुरुष दोनों को समझा जाएगा, ना कि सिर्फ एक को समझा जाएगा। जैसे यदि किसी की हत्या के मामले में ही का प्रयोग किया गया है यानी कि यच ई का प्रयोग किया गया है, तो यह समझा जाएगा कि वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। हत्या का आरोप, चोरी और अन्य प्रकार के अपराध, कोई भी अपराध हो, वह पुरुषों को ही ऊपर नहीं लागू होता, यह महिलाओं के ऊपर समान रूप से लागू होता है। आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 8 के उद्देश्य के बारे में। धारा 8 में कई पॉइंट्स हैं जिसे हम एक एक करके समझते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि यह लिंग असमानता को नहीं मानता और दोनों को ही समान रूप से महत्व देता है। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि यह न्याय की दृष्टि से बहुत जरूरी है और दोनों के समान कानून होने चाहिए। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें बताया गया है कि दोनों जेंडर चाहे स्त्री हो या पुरुष को समान महत्व देता है। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अपराध चाहे जैसा भी हो, किसी एक जेंडर यानी कि लिंग को दोषी नहीं माना जाता। और नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि सेक्शन में यच यानी कि ही शब्द का महिलाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि महिलाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि महिलाओं के लिए भी प्रयोग होगा। आगे बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 में वचन के बारे में बताया गया है। जब तक किसी संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आते हैं और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आते हैं। अर्थात आईपीसी की धारा 9 में यह बताया गया है कि इसमें हम एक को एक न मानकर बहुत सारे मानेंगे और बहुत सारे को एक मानेंगे, यानी कि एक समझेंगे, जब तक कि उसके बारे में हम स्पष्ट जानकारी न हो, मतलब कि स्पष्ट जानकारी न बताए, तब तक हम उसे एक को बहुत सारे मानेंगे और बहुत सारे को एक मानेंगे। जैसे कि अगर यदि कोई व्यक्ति आके कहता है कि मुझे एक आदमी मारने आया, मतलब कि एक आदमी हमें मारने की धमकी दिया या मारने आया, तो हम उसे समझेंगे कि उसको बहुत सारे आदमी मारे। अगर बोलता है कि वह आदमी अगर बोलता है कि मुझे बहुत सारे आदमी मारने आए या मुझे बहुत सारे लोग धमकी देकर चले गए हैं, तो हम उसे समझेंगे कि एक आदमी मारने आया या धमकी देने आया, या बहुत सारे भी समझ सकते हैं। जब तक वह स्पष्ट नहीं बताता कि कौन सा आदमी आया, उसको धमकी देके गया या मार के गया, उसका घर कहाँ है, उसका क्या पता है, उसका नाम क्या है, जब तक स्पष्ट नहीं बताया, तो हम आईपीसी के अकॉर्डिंग उसे एक से ज़्यादा भी मान सकते हैं, एक से कम भी मान सकते हैं। तो आईपीसी के धारा 9 में यह बताया गया है। यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 10 की, यानी कि आईपीसी की धारा 10 की, जिसमें वुमेन मैन के बारे में बताया गया है, महिला और पुरुष के बारे में बताया गया है। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। इसे हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं पहले तो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्ची जो कि 6 महीने से 1 साल से कम है, उसके साथ यदि कोई दुष्कर्म कार्य होता है, तो उसे एक महिला के साथ जो दुष्कर्म कार्य करने पे दंड दिया जाता है, वही दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि 6 महीने से या 1 साल से कम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया है। उस व्यक्ति को उस महिला के, जैसे कि अगर कोई महिला के साथ अगर ऐसा कोई दुष्कर्म होता है, जो दंड दिया जाएगा वही दंड उस बच्ची के साथ करने पर भी दिया जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आईपीसी की धारा 10 में यह बताया गया है कि चाहे 6 महीने से कम आयु की बच्ची हो, चाहे 1 साल से कम आयु की बच्ची हो, चाहे वह 10 साल या 20 साल कोई भी आयु की बच्ची हो, अगर वह स्त्री है या महिला है तो उसे महिला ही समझा जाएगा, उसे एक बच्चा नहीं समझा जाएगा। अगर उसके साथ कोई दुष्कर्म कार्य होता है तो उसे एक समान ही एक ही दंड दिया जाएगा, चाहे वह महिला हो चाहे वह बच्ची हो। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के कुछ फायदे भी हैं जो कि कई पॉइंट्स में बांटे गए हैं, उसे हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले तो इसमें सबसे पहला पॉइंट्स बताया गया है कि महिला वर्ग में सभी महिलाएं, चाहे वह 6 महीने की बच्ची हो या 10 साल की लड़की हो, उसे आईपीसी के अकॉर्डिंग महिला ही समझा जाएगा।
ठीक है। और दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि इसमें पुरुष वर्ग में सभी को पुरुष माना जाएगा, चाहे वह 1 साल का बच्चा हो या 5 साल का हो, वह पुरुष ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि अपराध का न्यायपूर्ण निर्णय हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया है कि सभी को समान रूप से समझा जाना और अपराध करने वाले को दंडित करना। और 5वें पॉइंट में यह बताया गया है कि अपराध चाहे बच्ची पर किया गया हो या फिर महिलाओं पर किया गया हो, दोनों को एक ही प्रकार का अपराध समझा जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 11 के बारे में। आईपीसी की धारा 11 में बताया गया है पर्सन यानी कि व्यक्ति के बारे में। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात आईपीसी के सेक्शन 11 में यह बताया गया है कि यदि कहीं व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है तो फिर चाहे वह एक कंपनी हो या एक एसोसिएशन हो या कोई संस्था हो या व्यक्तियों का समूह हो, उसे आईपीसी के अंतर्गत एक व्यक्ति ही समझा जाएगा। मतलब यदि किसी संस्था या कंपनी ने किसी के साथ गलत किया है तो वह उस पर मुकदमा कर सकता है और दंड दिला सकता है। इसी प्रकार यदि कंपनी के साथ कोई गलत काम करता है, यानी कि यदि कोई अगर व्यक्ति कंपनी के साथ कोई फ्रॉड काम या कोई फ्रॉड करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कंपनी मानहानि का मुकदमा कर सकती है और कोई एक व्यक्ति कंपनी की तरफ से उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी या संस्था को आईपीसी के अंतर्गत व्यक्ति ही समझा जाएगा और किसी कंपनी द्वारा कंपनी के मानहानि होने पर कंपनी उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकती है और उसे दंड दिला सकती है, परंतु इसके लिए कंपनी की तरफ से किसी एक व्यक्ति को प्रस्तुत होना अनिवार्य होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 11 यानी कि आईपीसी की धारा 11 के कुछ फायदे हैं जो कि कई पॉइंट्स में बताए गए हैं, उसको हम आपको समझाते हैं। पहले पॉइंट्स में यह बताया गया है कि इसमें व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी और संस्था को शामिल किया गया है। और दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि न्याय संगत निर्णय करना। थर्ड पॉइंट में यदि कोई व्यक्ति के खिलाफ कंपनी गलत काम करती है तो वह व्यक्ति कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। चौथे पॉइंट में यदि कंपनी या संस्था के साथ कोई गलत काम करता है तो वह उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकता है। पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि सभी को समान रूप से समझा जाना और उचित कार्रवाई करना है। ठीक है, तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 12 के बारे में। आईपीसी की धारा 12 में पब्लिक यानी कि जनता के बारे में बताया गया है। जनता या सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता या सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है। अर्थात आईपीसी की धारा 12 में यह बताया गया है कि आईपीसी में जनता शब्द का प्रयोग हो रहा है तो उसे जनता के अभिप्राय किसी भी श्रेणी व समुदाय के लोगों से है। कहने का मतलब है कि यदि किसी समुदाय विशेष या किसी वर्ग विशेष के लोग, यानी कि किसी विशेष समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आईपीसी के अंतर्गत जनता समझा जाएगा, पब्लिक समझी जाएगी। किसी भी श्रेणी के लोग जैसे कि वकील, डॉक्टर, पुलिस अगर एक जगह इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो उसे आईपीसी के अंतर्गत जनता समझा जाएगा। यानी कि किसी भी श्रेणी या वर्ग या किसी समुदाय के लोग कहीं भी अगर जमा हो जाते हैं तो उसे जनता के रूप में समझा जाएगा। आईपीसी की धारा 12 के कुछ फायदे हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहले पॉइंट्स में यह बताया गया है कि सभी को जनता समझा जाना, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो। ठीक है। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि सभी को समानता दृष्टि से देखा जाना। ठीक है। और तीसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि मतभेद और भेदभाव कायम ना होना। ठीक है। चौथे पॉइंट्स में यह बताया गया है कि सभी के हितों की सुरक्षा करना। ठीक है। और पांचवें पॉइंट्स में यह बताया गया है कि किसी एक का प्रभुत्व कायम ना होना, सभी को एक समाज समझा जाना है। ठीक है। आगे बात करते हैं आईपीसी की धारा 13 की। आईपीसी की धारा 13 में क्वीन के बारे में परिभाषित किया गया था जो कि इस समय डिलीट कर दिया गया है। विधि अनुकूलन आदेश के अनुसार 1950 में इस धारा को डिलीट कर दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि धारा 15 और 16 ये भी धाराएं डिलीट कर दी गई हैं। ठीक है। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई थी जो कि 1937 में डिलीट कर दी गई है।
और धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परिभाषित किया गया था, जो कि वो भी डिलीट कर दिया गया है 1937 में। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 14 के बारे में। आईपीसी की धारा 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, यानी कि सरकार का सेवक। अर्थात सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवा के घोतक हैं। अर्थात आईपीसी की धारा 14 में यह बताया गया है कि सरकार का सेवक या सरकार का नौकर किसे कहा जाएगा। इस धारा में बताया गया है वह सभी व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या सेवा पर रखा गया हो या तो नौकरी पर लगाए गए हों या तो सरकार के प्राधिकार द्वारा उसी नियुक्त किए गए हों या काम पर रखा गया हो, उसे आईपीसी के अंतर्गत सेवक समझा जाएगा। कहने का यह मतलब है कि भारत सरकार द्वारा यदि किसी व्यक्ति को बुलाया गया है या सेवा प्रदान किया गया है या काम पर रखा गया है तो उसे आईपीसी के अंतर्गत सरकार का सेवक समझा जाएगा या फिर सरकार का सेवक कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 14 में कुछ फायदे के पॉइंट हैं जिसे एक एक करके आपको समझाते हैं। पहले पॉइंट्स में यह बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा सरकार के प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि अफसर या नौकरी के पद पर काम करना। थर्ड पॉइंट में यह बताया गया है कि सरकार के अधीन सेवा प्रदान करना। और चौथे पॉइंट्स में यह बताया गया है कि वह व्यक्ति किसी भी पद का क्यों ना हो सरकार का सेवक करना, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और पांचवें पॉइंट्स में यह बताया गया है कि सरकारी पद पर काम करना, ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जैसे हमारे और भी वीडियो आते हैं तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।